चलिए बुलेटिन में बात करेंगे डराने वाली भविष्यवाणी को लेकर। पूरी दुनिया इन दिनों ऐसी ऐसी भविष्यवाणियों से डर रही है। अगर ये भविष्यवाणियां सच हो गई तो गजब हो जाएगा। क्या वो समय वाकई आ गया है जब भविष्य के सबसे डरावने रहस्य सामने आने वाले हैं? कभी आपने ये सोचा है कि अगर एक भविष्यवाणी जिसे दुनिया भर के संतों, वैज्ञानिकों और दृष्टिदाताओं ने अलग अलग समय पर दोहराया, वो सच हो जाएं तो क्या होगा? क्या हम वाकई उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां दुनिया बदलने वाली है या दुनिया खत्म होने वाली है? यह भविष्यवाणी केवल नास्ट्रेडमस या बाबा वेंगा तक सीमित नहीं है। इसे वैदिक ग्रंथों, बाइबल, कुरान और आधुनिक वैज्ञानिकों तक ने संकेतों में कहा है कि जब आग आकाश से बरसेगी और भाई भाई का शत्रु होगा, तब तीसरा महायुद्ध होगा। और नस्ट्रेडमस भविष्यवाणी 1555 में भी इसी तरह की बात कही गई थी और ऐसे ही भविष्य को लेकर आगाह किया गया था। वहीं 2025 में दुनिया को डराने वाली यह भविष्यवाणी निकलकर सामने आई है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी ने खतरे की घंटी बजा दी है। 2025 के लिए नस्ट्रेडमस की सबसे खतरनाक भविष्यवाणी सामने आई है। 2025 में तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भविष्यवाणी की गई है। महाभारत और भविष्य पुराण में भी महाविनाश के संकेत हैं। ये बड़ी खबर है। तो महाभारत और भविष्य पुराण में भी महाविनाश के संकेत जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो पूरी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं डरी हुई नजर आ रही है जिस तरीके से ये भविष्यवाणी निकलकर सामने आई है। और हर किसी को केवल और केवल इस बात का डर कि कहीं ये भविष्यवाणी सच साबित न हो जाए, क्योंकि हर कोई डरा हुआ है। हर किसी को ये लग रहा है कि क्या दुनिया महाविनाश की ओर बढ़ने वाली है? क्या दुनिया में एक बार फिर से महाविनाश जो है वो देखने को मिलेगा? चलिए पूरे मामले को लेकर कुछ जानकारी आप तक और पहुंचाते हैं और अब बात करेंगे कि आखिर किन स्रोतों से यह डरावनी चेतावनी मिलती है। यहां पर नस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों को लेकर बात करें तो दूर पूर्व से लाल सितारा आएगा जो आग लेकर आएगा। साल 2025 से 2032 के बीच एक भयानक युद्ध का संकेत है, यानी कि 7 साल बड़े कठिन रहने वाले हैं। बाबा वेंगा की चेतावनी को लेकर बात करें तो बाबा वेंगा ने चेतावनी दी कि साल 2025 के लिए उन्होंने कहा, यूरोप अंधकार में डूबेगा, दुनिया एक बार फिर से 2 हिस्सों में बटेगी। महाभारत और भविष्य पुराण को लेकर बात करें तो महाभारत और भविष्य पुराण में भी इसके संकेत मिलते हैं। कलयुग के अंत में भयानक युद्ध का वर्णन मिलता है और जब कलयुग का अंतिम तब एक अत्यंत भयानक और महाविनाशकारी युद्ध होगा। अब बात करेंगे साइंटिफिक वार्निंग्स को लेकर। एआई, बायोवेपन और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर बात की जाए तो उसके दुरुपयोग से खतरे की घड़ी है। स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि मानवता अगले 100 वर्षों में बची रही तो चमत्कार होगा। यह बड़ी बात उन्होंने कही थी। मानवता को लेकर जिक्र किया था कि अगर अगले 100 सालों तक बची रही तो एक बड़े चमत्कार के रूप में इसे देखना होगा। तो वहीं भविष्यवाणी सच हो गई तो क्या होगा, इसके क्या परिणाम होंगे, इसको लेकर बात की जाए तो पूरे महाद्वीप जल उठेंगे। न्यूक्लियर हथियारों का तांडव देखने को मिलेगा। इंटरनेट और तकनीकी संरचनाएं ठप हो जाएंगी। खाद्यान्न संकट यानी कि खाने पीने का संकट गहरा जाएगा। महामारियां होंगी। शरणार्थी जो हैं उनकी सुनामी आ जाएगी। सत्ता और धर्म का नया संतुलन या पतन देखने को मिलेगा। भारत, चीन, अमेरिका तीनों एक निर्णायक मोड़ पर होंगे। मानवता या तो नया युग पाएगा या पूरी तरीके से मिट जाएगा। जिस तरीके से ये पूरी चेतावनियां हैं ये कहीं ना कहीं लोगों को डराती हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, 2 जानकार हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह जो जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्ञानेश जी महाराज जुड़े हैं।
आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले पंडित ज्ञानेश जी से करना चाहूंगा मैं। ज्ञानेश जी, अगर को लेकर जिक्र किया जाए और जिस तरीके से वार्निंग्स के यहां पर दी गई हैं, तो क्या 2025 में कोई ऐसा युग बनता नजर आ रहा है, कोई ऐसी अशुभ बेला, ऐसा कोई ग्रहों का संयोग बनता नजर आ रहा है जिसमें ये संकेत दिए गए हों कि 2025 में इस तरीके की विपरीत स्थिति पूरी दुनिया देखेगी? देखिए, मैं आपके वो बड़ी स्पष्ट तौर पे ज्योतिष के माध्यम से और जो आप भविष्य पुराण, हमारे पुराण की जो चर्चा कर रहे थे, जी अगर इन दोनों को मिलाकर के देखा जाए तो तीसरा विश्व युद्ध की लगभग शुरुआत और सुरसुराहट हो चुकी है जी और तीसरा विश्व युद्ध रोक पाना असंभव है। मैं आपके टीवी चैनल पे बैठ करके पूरी जिम्मेदारी से और पूरी समझदारी से पूरे ग्रह गोचर के नक्षत्र के अनुभव के आधार पर आपको स्पष्ट कर दूं, प्रथम जो विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था वो 28 जुलाई 1914 में हुआ था। उस जी दिन मंगलवार का दिन पड़ता है जी और ये जो विश्व युद्ध है 1918 तक यानी कि लगभग 4 बरस चला था। जी अगर बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध की तो 1 सितंबर में ये स्टार्ट हुआ था। इस दिन शुक्रवार था, 1 सितंबर 1939 में, जो 45 तक चला था। अगर इन दोनों का पुरानी हिस्ट्री को देखा जाए ज्योतिष के माध्यम से तो निकल के ये आता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध था ये सबसे ज्यादा घातक था। दूसरे विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा लोगों का जान और माल की हानि हुई थी। दुनिया ने परमाणु को भी देखा था, दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु हथियार भी चले थे। तो कहना मैं ये चाहता हूं ज्योतिष के तौर पर, ग्रह गोचर के तौर पर और भविष्य पुराण के आधार पर कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध को मानव जाति का सबसे बुरा दौर कहा जाता है। उस समय शनि जी ग्रह जो जी न्याय के देवता हैं, जैसे हर देश का एक सुप्रीम कोर्ट का जज होते हैं, सारे देशों के इंटरनेशनल कोर्ट के जज होते हैं जो न्याय देते हैं, ठीक ऐसे ही संसार को और प्रकृति को जो न्याय देने का कार्य करते हैं वो शनिदेव करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, हमारे शास्त्र कहते हैं। तो जब जब शनिदेव का नीच राशि में गोचर होता है तब तब ऐसा माहौल जरूर तैयार होता है। आपको मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में लास्ट लाइन में बहुत गहरी बात सुना दूं। ये शनि महाराज आने वाले 2.25 वर्षों में अपनी नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये बात सारे ज्योतिषी मानते हैं। ये शनि का नीच राशि में गोचर में होना प्रवेश, मतलब पंडित जी जिस तरीके से आपने जिक्र किया, यहाँ पर एक बड़ी चेतावनी आप भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देते हुए नजर आ रहे हैं पूरे विश्व को। इसी के साथ मैं हिमांशु जी आपका रुख करना चाहूंगा। हिमांशु जी, अगर पंडित ज्ञानेश जी को अगर हम सुने और तमाम जो भविष्यवाणियां उनको देखे सुने तो यहाँ पर पूरे विश्व के लिए एक चेतावनी है। लेकिन हिमांशु जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो स्थिति इस वक्त पूरे विश्व में बनी हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से कई देश आपस में इस वक्त लड़ते नजर आ रहे हैं, लगातार हमले होते नजर आ रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो अब मुहाने पर है? अभिषेक जी, अगर देखिए हम ये कहें कि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना होता है कि हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं या भविष्यवाणियों को नहीं मानते हैं। अगर वो ये ना भी माने तो भी अगर हम देखें तो आजकल जो जियोपॉलिटिकल रिस्क के जो सिग्नल्स हैं जो हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, तो अगर उसको भी माने तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि विश्व जो है इस समय बहुत ही चिंता के समय से गुजर रहा है। जिस हिसाब से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, ताइवान को चीन निगलने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा होगा। दूसरी तरफ से मार्क रूटे का बयान आया है जो उन्होंने कहा है कि अगर चाइना और रशिया साथ में लड़ते हैं तो ये विश्व के लिए खतरनाक हो सकता है। और रशिया ने एक क्लियर वार्निंग दी है कि अगर यूक्रेन को नाटो से लंबी दूरी के हथियार मिलते हैं और अगर उन पे लंबी दूरी के हथियारों के साथ में अगर हमला किया जाता है तो वो सीधे सीधे नाटो का आक्रमण रशिया पे माना जाएगा। इजराइल का देखिए ईरान के साथ में जो संबंध अभी हमने पिछले जो 12 दिन का युद्ध देखा था वो चिंता का विषय है। पाकिस्तान हमें बार बार उकसा रहा है, हालांकि इस समय हमारी युद्धबंदी उनके साथ चली हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप वर्ल्ड ऑर्डर को भी देखें तो पहले से बहुत बदल चुका है। और मैं एक और चीज का इसमें जिक्र करना चाहूंगी, बर्टन रसल की एक किताब है जो उन्होंने 1920 में लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ चाइना, जिसमें इन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि अगले 200 साल तक चाइना जो है दूसरी विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा। अमेरिका के बाद में इट इज गोइंग टू बी द सेकेंड बिगेस्ट पावर। और हम देख रहे हैं, ये तो बहुत पुरानी किताब नहीं है, देखिए तो सिर्फ 100 साल पुरानी किताब है।
तो भी अगर आप देखें तो काफी कुछ विश्व में परिवर्तन हुआ है, और इस समय युद्ध के मुहाने पर पूरा विश्व खड़ा है। इस समय जरूरत है कि हम अपनी डिटरेंस पावर को बढ़ाएं, साइबर वॉर के लिए प्रिपेयर रहें, स्पेस वॉर के लिए प्रिपेयर रहें, कि जरूरी नहीं है कि जंग सिर्फ आप बॉर्डर पे लड़ें, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें की लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं इस समय। इवन की इकोनॉमिक अगर मंदी आती है, विश्व रिसेशन से भी डरता है, लोग बेहाल होंगे, भुखमरी आएगी और रोटी कमाने में दिक्कत आएगी, तो वो भी एक समस्या है। ओवर टू यू अभिषेक जी। जी बिल्कुल हिमांशु जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया। पंडित ज्ञानेश जी, इस बीच एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूंगा। यहाँ पर अगर हम नास्ट्रेडमस और बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को देखें तो क्या जो भारतीय ज्योतिष है उससे इन भविष्यवाणियों को जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, ज्योतिष एक अपने आप में एक साइंसी ही है, विज्ञान ही है। चाहे उसको बाबा बेगा करें या भारत की ज्योतिष को देखा जाए, ज्योतिष एक साइंस है। और मैं आपको अभी जो शुरुआती में अपनी जो मैं बातों में आपको समझा रहा था कि शनि देव का नीच राशि का जो गोचर होता है वो संसार के लिए हितकारी नहीं होगा, क्योंकि शनि सीधे मंगल के घर में जाएंगे। और ये जो तीसरा विश्व युद्ध होना है ये संसाधनों को लेकर के, जैसे हमारे अभी साथी बोल रही थी, चाइना के बारे में बात कर रही थी, उनकी बात से भी मैं बेहद सहमत हूं। और उनका जो कहना था वो साइंस से और स्थिति को देख करके था, और मेरा कहना है वो विज्ञान ज्योतिष से जोड़ करके, और दोनों बातों का मतलब एक ही है, चाहे कान को ऐसे पकड़ो या कान को ऐसे पकड़ो, माहौल बनने लग चुका है। और दूसरे विश्व युद्ध में लगभग 7 करोड़ 30 लाख लोगों की जान गई थी, और ये विश्व युद्ध उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और ये विश्व युद्ध अधिकतर संसाधनों को लेकर के होगा, और ये भविष्यवाणी सत्य साबित होने की प्रबल संभावना है। आप इस वीडियो को अपने स्टोरेज में, जो भी आपका जो डाटा रिकॉर्ड रहता है, आप उसको रखिएगा। आज की ये बात आने वाले लंबे 100-200 साल नहीं, आने वाले 2-2.5 वर्ष में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो लगभग समझो सुरसुराहट हो चुकी है। आप देखने को भी आपको मिल सकता है। जी पंडित ज्ञानेश जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मैं आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों बने रहें मेरे साथ। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें, जहां नाटो चीफ का तीसरे विश्व युद्ध को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर मार्क रूटे का बड़ा बयान सामने आया। जिनपिंग पुतिन को नाटो देशों पर हमला करने का काम सौंपेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान पर आक्रमण करेंगे। पुतिन को जिनपिंग फोन करेंगे और डबल अटैक होगा। ये जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से जहां एक और ये भविष्यवाणियां निकलकर सामने आ रही हैं, तो दूसरी ओर इस तरीके से एक बड़ा दावा नाटो चीफ के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। और अपने आप में जिस तरीके से भविष्यवाणियों का जिक्र हम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बार को सच साबित होती हुई भी थोड़ी थोड़ी यहां लगती नजर आ रही हैं। कर्नल हिमांशु जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अगर बात यहां पर की जाए 2025 को लेकर, तो क्या 2025 में रूस, अमेरिका, चीन या नाटो के बीच सैन्य टकराव का कोई संभावना बनती हुई आपको नजर आ रही है, जो फिलहाल मौजूदा समय में तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उन्हें देखने के बाद? देखिए, अभी रिसेंटली चाइना एंड रशिया ने जॉइंट एक्सरसाइजेस भी की हैं साउथ चाइना सी में और येलो सी में। और आप देखिए तो जो सैन्य गठबंधन है वो काफी हद तक इस तरीके से किए जा रहे हैं कि आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल नहीं है, जो भी सैन्य सामग्री आपके पास अवेलेबल नहीं है, उसको आप दूसरी कंट्री से लेके अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ाए। अभी आप देखिए तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ साथ हर एक कंट्री अपने आप को सैन्य तौर पे बहुत मजबूत कर रही है। नॉर्थ कोरिया ने परमाणु परीक्षण किए, ईरान लगातार कोशिश कर रहा है कि वो परमाणु हथियारों का जो अपना न्यूक्लियर संवर्धन है वो बढ़ा के न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, और 400 केजी उसका न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम कहां गया वो हमें आज तक नहीं पता चला है। तो अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, और अगर रशिया और चाइना दे आर कमिंग टुगेदर अगेंस्ट द नाटो कंट्रीज, अमेरिका लगातार देखिए जो जिस तरह से हथियार बांट रहा है पूरे विश्व को, तो कहीं ना कहीं हर कोई कोशिश कर रहा है कि युद्ध को बढ़ावा दिया जाए। भले ही अभी नेतन्याहू ने रेकमेंड किया है फॉर नोबेल पीस प्राइज ट्रंप को, लेकिन अगर आप देखें तो ट्रंप है जो बहुत ज्यादा उकसाते हैं कंट्रीज को लड़ाई करने के लिए। और ये एक नेल्सन मंडेला का बयान है कि अगर 2 देश लड़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा अमेरिका एक देश में होके आया है।
सो अमेरिका इज वन कंट्री ऑन वन, एक तरफ जो बात करता है शांति की, लेकिन दूसरी तरफ वो पूरे विश्व में हथियारों की होड़ को बढ़ावा दे रहा है, वो अपने हथियार लगातार बेच रहा है। और अब देखिए, मैं भारत की ही बात करूंगी तो भारत भले ही आज की तारीख में बहुत सक्षम है, लेकिन भारत जैसा शांति प्रिय देश भी आज की तारीख में अपने देश में मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे हथियार बना रहा है और बेच रहा है जी। तो कंट्रीज जो बहुत छोटी छोटी थी, और कुछ तो युद्ध हैं जो हमें पता है क्योंकि वो नेशनल टीवीज पे आ रहे हैं, इंटरनेशनल टीवीज पे आ रहे हैं, लगातार उनके बारे में चर्चा है तो हमें पता है। लेकिन 10 से ज्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी चर्चा नहीं हो रही है, स्पेशली इन अफ्रीका एंड ऑल, और वो भी लगातार युद्ध कर रही हैं, गृहस्थ युद्ध की स्थिति वहां पे लगातार बनी हुई है। तो मैं बहुत सरप्राइज नहीं होंगी अगर पंडित ज्ञानेश जी महाराज जो कह रहे हैं वो भविष्य में हमें देखने को मिले। बिल्कुल। तो इवन एज मतलब हिमांशु जी अगर बात ज्योतिष से हट कर की जाए, जो मौजूदा तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उन तस्वीरों को देखने के बाद भी आप भी यही आंकलन कर रही हैं कि ऐसा होना संभव है, और अगर ऐसा होता है तो हमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। पंडित ज्ञानेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। आप अगर हम इस भविष्यवाणी को देखें तो इसमें एक लाइन कही गई है, भाई ही भाई का शत्रु होगा। तो इससे क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये पारिवारिक रिश्तों में बिखराव का संदेश है, या फिर जो देश है, देशों में बिखराव को लेकर ये संकेत दिया गया है? अभिषेक जी, जो आप भविष्यवाणी भाई भाई की कर रहे हैं, भाई भाई का मतलब सगे भाई से नहीं होता। भाई भाई का मतलब एक देश भी दूसरे देश का एक भाई जैसे ही संबंध होते हैं। और इसका मतलब चाहे वो पारिवारिक, एक परिवार को अगर हम देश को एक परिवार को एक देश की तरह माने, तो जैसे मान लो घर के दो भाई, ऐसे ही देशों की स्थिति को इसमें दर्शाया गया है। शब्दों का तापमान होता है, शब्दों की गर्मा बहुत होती है, तो उसमें कहने का समझाने का मतलब यही है कि जैसे भाई भाई देशों की अगर हम चर्चा करते हैं, जैसे मैं ज्यादा वैसे ये राजनीति के बारे में जितना हिमांशी जी जानती हैं, देशों के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। हम बात करें जैसे अमेरिका की, अभी हमारी हिमांशी बहन बात कर रही थी, साथ में यूक्रेन को ले लें या रसिया को ले लें, या इस समय मित्रता हो रही है रूस की चाइना को ले लें, यानी कि जो चिंगारी निकलेगी। जब आपने डिबेट की स्टार्ट की थी तो आपने एक भविष्यवाणी की चर्चा की थी कि एक लाल तरीके की आग निकलेगी। तो उनमें ये जो भाई भाई का मतलब है, भाई का मतलब ये कि इस समय रूस और चाइना भाई भाई बन रहे हैं, इनकी वजह से कोई कारण बन जाए। भाई भाई कहने का शब्द का मतलब ये निकलता है मेरे आधार पर। जी बिल्कुल हिमांशु जी, बिल्कुल हिमांशु जी, मैं आपका रुख करूंगा। और यहाँ पर अगर तीसरे विश्व युद्ध को लेकर जिस तरीके से चर्चा हो रही है, यहाँ पर भारत को लेकर मैं सवाल करना चाहूंगा। भारत की रक्षा प्रणाली को लेकर बात की जाए तो लगातार ये कहा जा रहा है कि भारत की रक्षा प्रणाली दिन प्रतिदिन, हिमांशु जी, और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। लेकिन जब तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थितियां आएंगी, क्या वैसी स्थितियों से निपटने के लिए जो मौजूदा हालात हैं वो सही है? क्या मौजूदा समय में भारत उतना सक्षम है कि ऐसी स्थितियों से निपट सके? अभिषेक जी, मैं बहुत कन्विक्शन के साथ ये कह सकती हूँ, हाँ जी, हम सक्षम हैं। मैं इसलिए भी कह सकती हूँ, देखिए जब यूक्रेन रशिया का वॉर 3 साल पहले शुरू हुआ था तो पूरा विश्व जो है तेल के संकट से जूझ रहा था, लेकिन उस समय हमारे मंत्री जी थे हरदीप पुरी, उन्होंने पूरे देश को आश्वासन दिया था कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास और भी रिसोर्सेज हैं। पूरे विश्व में जब मंदी का समय आया पिछले कुछ समय में, हमारा रुपया जो है फिर भी मजबूत रहा है, हमारे गोल्ड के रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, हमारे जिस तरह से लैपटॉप धारी जो नई सेना है, हमारी बच्चे जो हैं एआई वाले, ये साइबर स्पेस में और एआई के डोमेन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारतीय सेना की तो बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो इतनी डिसिप्लिन और इतनी अच्छी फौज है कि विश्व में उसके बराबर की कोई फौज नहीं है। और हथियारों में भी अगर आप देखें तो अब हम आत्मनिर्भर काफी हद तक हो गए हैं। हमारे पास पहले तो सिर्फ टैंक वगैरह बनते थे, लेकिन अब जो है जहाज भी हम अपने ही बना रहे हैं। देखिए तेजस है जो हमारा इंडिजिनस प्रोडक्ट है। तो कहीं ना कहीं अगर आप चारों तरफ से देखें तो ये तो मैं सिर्फ सेना की बात की है, अगर आप राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी देखें तो हमारी पॉलिसी में बहुत चेंज आया है। अब हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले जो हम सिर्फ भर्त्सना करते थे या कड़ी निंदा करते थे, अब कड़ी निंदा से हम कड़े एक्शन पे आ गए हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि भारत किसी भी आने वाले खतरे से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी 7,500 मीटर की तो
सी की जो है बॉर्डर लाइन है, वी नीड टू सिक्योर दैट। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं जहां चाइना जो है बहुत ज्यादा आग गड़ा के बैठा हुआ है, वी नीड टू सिक्योर दैट। और पाकिस्तान से तो हमारा जो भी रिश्ता है वो पूरा विश्व विदित है, तो उसमें भी मुझे लगता है कि वी नीड टू सिक्योर द बॉर्डर्स। उसके अलावा भी हमें अपनी जो जनता है उसको दुष्प्रचार यानी कि प्रोपेगेंडा से बचाना है, तो वी नीड टू अवेयर, मेक आवर पीपल अवेयर जी। तो अगर हम ये सारी अगर चीजों पे ध्यान रखते हैं, जो आपने बातें कही हैं, इन बातों को सुनने के बाद जाहिर तौर पर जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने भी राहत की सांस ली होगी। जिस तरीके से आपने क्लियरली ये कहा कि भारत तमाम विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। पंडित ज्ञानेश जी, मैं आपका रुख करूंगा, 2025 को लेकर बात करूं आपसे मैं, तो पंडित ज्ञानेश जी आप किस तरीके से देखते हैं 2025 में कौन कौन से ग्रह जो हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है और इस परिवर्तन का दुष्प्रभाव जो है उस साल में पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, जो 2025 बरस है, अगर इसको हम अंक ज्योतिष से, न्यूमरोलॉजी से देखते हैं तो 2025 यानी कि 2 + 2 + 5 9, ये 9 नंबर का अंक है जिसको ज्योतिष में मंगल ग्रह का नाम दिया जाता है। और मंगल इस समय केतु के साथ चल रहे हैं और मंगल ही दंगल करा रहा है। ये बात बड़ी जिम्मेदारी से और बहुत, ये जो भी मैं ज्योतिष की आपको बातें बता रहा हूँ आपके चैनल पे बैठ करके, ये पाखंड वाली नहीं बल्कि एक साइंस के आधार पर बता रहा हूँ। जब मंगल केतु साथ में आए थे उसी समय ये भविष्यवाणी हो गई थी कि अग्निकांड बढ़ेंगे, जहाजों का टकराना बढ़ेगा और उसके बाद लगातार जहाजों के एक्सीडेंट, अग्निकांड दिखे। ऐसे अगर 2025 को हम सीधे तौर पे देखें तो ये बरस अग्नि तत्व हिंसक रूप से है, जैसे लड़ाइयां भारत पाकिस्तान की हुई, साथ में लंबे समय से यूक्रेन रसिया की चल रही है, फिर इजराइल की चल रही थी, साथ में इजराइल गाजा का या फिलिस्तीन का जो मामला था वो घूम करके ईरान की तरफ बढ़ गया। तो ये जो बरस है ये युद्ध का ही बरस है, जो मंगल का बरस है। मंगल जो है वो सेनापति है, जो हमारी हिमांशी जी बैठी है डिफेंस से, मंगल भी एक सेना है। अगर हमसे कोई ज्योतिष में सवाल पूछता है कि हम आर्मी में जा पाएंगे, तो हम सीधा मंगल ग्रह को देखते हैं कि इनका मंगल कैसा है ज्योतिष के आधार पे। तो ये बरस मंगल का है, सेना का है, युद्ध का है, ताकत का है। लेकिन इन सब में जैसे हिमांशी जी ने कहा कि भारत सुरक्षित है। दोनों विश्व युद्धों में भारत चाहे उस समय स्वतंत्र नहीं था, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, इसलिए भारत डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली भारत की सेनाएं दोनों विश्व युद्धों में लड़ी थी। उस समय भारत डायरेक्ट नहीं लड़ा था। ऐसे ही तीसरे विश्व युद्ध में भी भारत एक शांति का दूत, एक शांति के रूप में या पूरे विश्व को एक शांति का मार्ग दिखाता हुआ ही आपको दिखाई देगा। बिल्कुल। पंडित ज्ञानेश जी, जिस तरीके से आपने भी ये इशारा किया एक और कि हाँ ऐसी बड़ी अनहोनियां शायद हमें देखने को मिल सकती हैं, दूसरी ओर हिमांशी जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो पूरे विश्व में तस्वीरें बनी हुई नजर आ रही हैं, जो स्थिति बनी हुई नजर आ रही है, उन स्थितियों को देखा जाए तो इसकी संभावनाएं काफ़ी जटिल हैं कि विपरीत परिस्थितियां लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं। अब देखने की बात यहां पर यह होगी कि आने वाले दिन 2025 के कैसे रहने वाले हैं और कौन सी विपरीत परिस्थितियां हैं जिसका सामना दुनिया भर के लोगों को करना पड़ेगा।